Hello everyone, welcome back to my channel. And today we are going to study about NCERT 8th class chapter. So these all series are which I am doing, that is in हिंदी में कर रहे हैं हम सारे chapters. So 6th chapter तक I have already done and 7th chapter है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मतलब पौधे एवं जंतुओं का हम रख रखाव, उनका संरक्षण, उनको हम सुरक्षित किस तरह से रख सकते हैं। हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में धीरे धीरे पौधे और जंतु स्पेशली पौधे जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो उनका रख रखाव, उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो हमने देखा था कि कक्षा 7 में पूछो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य एवं ग्रेटर निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में भी सुना था। तो इसमें बेसिकली क्या बता रहा है कि बूझो और पहेली ये अपने अध्यापक के साथ वो लोग और अपने सहपाठियों के साथ ये सारे वन्य अभयारण्य पे जा चुके हैं। ठीक है, तो वन्य अभयारण्य क्या होता है? तो ये बेसिकली एक वैसी जगह होती है जहाँ पर कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे एनिमल्स या फिर पशु पक्षी को संरक्षित रखा जाता है जो कि हमारी प्रकृति में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो पहेली अभी एक क्वेश्चन करती है, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभयारण्य एवं जैव मंडल संरक्षण क्षेत्रों के बारे को बनाने का क्या उद्देश्य है? इन सब चीज़ों को क्यों बनाया गया है जबकि ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में वन है? ठीक है, तो ये इसलिए बनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ पर पेड़ पौधों को संरक्षित रखा जाता है। वन्य अभयारण्य जहाँ पे पशु पक्षी और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों जहाँ पे पशु पक्षी को संरक्षित मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है, जो कि हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन क्या है? वनोन्मूलन मतलब वन का विक्षेपण, मतलब वन जो धीरे धीरे हमारी प्रकृति में खत्म हो रहे हैं, उसका कैसे रख रखाव किया जा सकता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। हमारी प्रकृति पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एवं एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग किया जाना। ठीक है, वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। अभी वनोन्मूलन का क्या बेसिकली मतलब होता है कि वैसे जगह जिसको काट के, वैसी जमीन जहाँ से वनों को काट कर उसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं या फिर उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया जाता है। तो किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, दवा नल एवं
भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के मुख्य प्राकृतिक कारण होते हैं। मतलब दावानल और भीषण सूखा जब आ जाता है तो उससे भी वृक्ष जो होते हैं वो कट जाते हैं या काट दिए जाते हैं। अभी अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों के लिए लिखित ये बोल रहा है कि वनोन्मूलन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके लिए एक आप खुद की एक ये बनाए, खुद उसको देखें और उसका एक लिस्ट बनाए। वनोन्मूलन के परिमाण। पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिमाण याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे पेड़ जो होते हैं वो कम होते जाएंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ेगा। ठीक है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन एवं भी प्रभावित होता है। प्राकृतिक संतुलन जो है वो भी धीरे धीरे पेड़ कट जाएंगे तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्ष की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में भी कमी आ जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। मतलब मिट्टी को बेसिकली वो बहने नहीं देते हैं। पानी अगर आप देखोगे किसी भी नदी के आसपास की जगह पे अगर बहुत सारे पेड़ हैं तो वो नदी ये मिट्टी को खींच नहीं पाती है। लेकिन अगर पेड़ नहीं है तो वो मिट्टी भूस्खलन होगा या फिर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के जो पार्ट हैं वो बह के नदी में चले जाते हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधे वातावरण में होंगे ही नहीं, इन्वायरमेंट में नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन, है ना। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेते हैं। मतलब वही कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइक पृथ्वी पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहे हैं उनको वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आती है। तो इसकी वजह से वर्षा दर में भी धीरे धीरे कमी आ जाती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उससे बारिश भी कम हो जाती है। ठीक है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। पेड़ को जैसे काट देते हैं तो मृदा मतलब मिट्टी की क्वालिटी, उसकी जो उर्वरता है उसमें भी कमी आ जाती है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी होती है उसके इन्वायरमेंट की वजह से और वृक्षारोपण और वनस्पति जो भी फसल उगाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है। मृदा की ऊपरी सतह हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है तथा
उसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण क्या कहते हैं। तो मृदा में जो होता है ह्यूमस की कमी हो जाती है कब, जब मृदा की ऊपरी परत हटाने से ह्यूमस मतलब मृदा की जो ऊपरी परत है वो जब हट जाती है तो ह्यूमस क्या है, ह्यूमस बेसिकली तब उत्पन्न होता है जब मृदा की जो ऊपरी परत में छोटे छोटे कीड़े हो मतलब कीटाणु होते हैं या छोटे छोटे केंचुए जैसी चीज़ें होती हैं, केंचुए जैसे कीड़े होते हैं जो कि मृदा को इधर से उधर ऊपर नीचे करते हैं और उसमें स्पेस बन जाती है। तो उसकी वजह से ह्यूमस उत्पन्न होता है और उससे ऑक्सीजन जाता है किसी भी पेड़ पौधे में। तो जब पेड़ पौधा ही हट जाएगा तो वो कीड़े भी नहीं रहेंगे और ह्यूमस नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही वो बता रहा है। तो मरुस्थलीकरण ज़्यादा हो जाता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की उर्वरता और ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होती है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पादक प्रभाव प्राप्त होते हैं। कक्षा 7 में हमने पढ़ा है कि वनों से हमें अनेक उत्पादक प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों को बोल रही है, बोल रहा है आप सूची बनाइए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इन उत्पादकों की आप सूची बनाइए और बताइए। ठीक है, वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं पूछो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए। उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो ये पहेली और बूझो थे वो थोड़े चिंता में आ गए, टेंशन में आ गए और वो प्रोफेसर अहमद के पास गए ये क्या पूछने के लिए कि हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं वन को ये ह्यूमन से मतलब आदमी से। ठीक है, हमारे आसपास रहने वाले लोगों से। प्रोफेसर अहमद ने पहेली एवं बूझो प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैविक संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन किया। तब प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, जैव मंडल से संरक्षित क्षेत्र का भ्रमण का प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षण नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र के जैव विविधता बहुत अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी एवं से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देश करने का अनुरोध किया। ठीक है, उन्होंने मतलब वहाँ पे काम करने वाले एक माधव जी थे जिससे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अहमद जी जो सर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मार्गदर्शन करें बच्चों का, उनको गाइड करें। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों के संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। ये इन्होंने बताया कि जैविक महत्व के जो क्षेत्र है उनका संरक्षण करना हमारा एक राष्ट्रीय परंपरा है, हमारा एक कर्तव्य है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैसे जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की जातियां, उनके पारंपरिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। ठीक है, तो जैव मंडल इसको ही बोलते हैं।
ठीक है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है। जैव मंडल एक ऐसी जगह है, ये पौधों के लिए, जंतुओं के लिए एक बहुत सेफ जगह है जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, उनको खाना पीना मिल सकता है और उनको कोई तंग भी नहीं करेगा, मारेगा भी नहीं। ठीक है। वनस्था वनस्पति जात और प्राणी जात एवं और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे जहाँ पर रहते हैं, और प्राणी जात मतलब यहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, उनके लिए ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, ये सब और या अभयारण्य, ये 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिनको कैटेगराइज किया जाता है। तो इन 3 जगहों पर ये लोग रहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, जिसको कि पोचिंग बोलते हैं। ठीक है। जैसे किसी जानवर को मार के जो खाल उसका निकालते हैं, उसको पोचिंग कहते हैं। इन क्षेत्रों में निषिद्ध है, मतलब बैंड है, नहीं कर सकते हैं आप। अभयारण्य का मतलब क्या होता है? अब ये बताएं कि अभयारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान क्या है और आरक्षित क्षेत्र क्या है। ठीक है। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। जितने भी जीव जंतु हैं वो किसी भी प्रकार के कोई भी उनको मार नहीं सकता है वहाँ पे। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, मतलब उनको फ्री छोड़ा जाता है राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतुओं को। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वन्य जीव एवं पौधों एवं जंतु संसाधनों और अन्य क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं, वन्य जीव भी रहते हैं और पशु पक्षी भी रहते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अब ये एक क्रियाकलाप करने बोल रहा है 7.3 में। ठीक है। जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है। अभी ये लोग जैव मंडल क्षेत्र में चले गए। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। मतलब जीवों के अलग अलग तरह के जीवों को अलग अलग तरह से उनको संरक्षित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां रहती हैं। ठीक है। बहुत सारी प्रजातियां, तरह तरह के जानवर रहते हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र के जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। मतलब वहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ें भी दिखती हैं और किसी भी जगह की संस्कृति को बनाए रखना, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक जीव या प्रजाति पाई जाती है, इसके बारे में भी ये बताता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं और दूसरे संरक्षित क्षेत्र भी उसके अंदर पाए जा सकते हैं।
जैसे बताया है, पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी एवं पचमंडी क्षेत्र 7.1 में दिखाया गया है नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य है, जो कि पचमढ़ी जैव उद्यान के अंदर आते हैं, जिसका नाम है सतपुड़ा और बोरी। अब ये इसी चैप्टर में जैसे बताया गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभयारण्य, ठीक है, और ये पंचमढ़ी अभयारण्य, ये सब एक ही जगह पर पाया जाता है और सबका रखरखाव एक जैसे ही किया जाता है। तो आप देख रहे हैं एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है। आपने अपने क्षेत्र में जैव विविधता की विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाई है। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाई है। ये क्या बोल रहा है कि मनुष्य किस तरह से जानवरों को और पशु पक्षियों को अफेक्ट कर रहा है, उसकी एक सूची बनाने के लिए कह रहा है। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ठीक है। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रसन्नता की। वे लंबे लंबे सागौन सागौन का जो पेड़ होता है उसको टीक भी कहते हैं, कि वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। सागवान का जो पेड़ होता है, सागौन को सागवान भी बोलते हैं, उसकी पेड़ बहुत लंबी जाती है, बहुत लंबी होती है, ठीक है। वो छोटी नहीं होती, बहुत लंबी तक, बहुत ऊपर तक जाती है, और उसके पत्ते आप देखोगे ना, पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। किसी स्पेसिफिक जगह पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस जगह के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति हैं, तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। अब ये आगे क्या बता रहा है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या क्या होते हैं। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्ण गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्र स्पीशीज में है। पौधों मतलब वो एक उसी पर्टिकुलर जगह पे मिलती है और कहीं नहीं पाई जाती है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं, ठीक है। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को
दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन भारतीय विशाल गिलहरी, विसन जो है भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। वहाँ पर उड़ने वाली गिलहरी भी रहती है। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जो उनका जो जगह होता है, उसकी जगह पे जब मनुष्य आ जाता है या फिर कोई नई प्रजाति आ जाती है जानवरों की, तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा होता है, मतलब वो मर भी सकते हैं, कोई उनको मार भी सकता है, इसलिए उन्हें इन सब जगहों पर सुरक्षित रखा जाता है। स्पीसीज सजीवों की समष्टि का वह समूह होता है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्य में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। मतलब एक जाति के जो जीव हैं, वो एक जाति के जीवों के साथ रह के ही बच्चे दे सकते हैं, जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक समूह में रहते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जीव जंतु का पता लगाइए। ये अभी बता रहा है, एक एक्सरसाइज करने दे रहा है कि उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या है? शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहा जाता है। जहाँ पे जीव जंतु को संरक्षित रखा जाता है वहाँ उसे वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषेध है। यहाँ पे आप उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। एक यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन में भी जीवों के लिए संरक्षित वन जो होते हैं वहाँ पे भी जीव जो है बहुत सुरक्षित नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों जंतुओं का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो चिड़ियाघर में चिड़िया को रखा जाता है और वन्य प्राणी में जो होते हैं जीव जंतुओं को रखा जाता है, यही अंतर है। ठीक है, तो अभी ये फिर एक्सरसाइज एक दे रहा है 7.7 में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशेष आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संगठकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात एवं दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की ठीक सागौन एवं इस वन में मिलते हैं। बहुत अच्छे किस्म के टीक सागौन के जो पेड़ होते हैं इस वन में मिलते हैं।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास शरण की स्थिति है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों को प्रागैतिहासिक प्रमाण है। इससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। बच्चों के इन मानव आवासों से कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। ठीक है, चट्टानों के इन मानव आवासों से, चट्टानों के एक मानव आवास मतलब मकान जैसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जिसमें कि ये आदिवासियों के रहने की हमें के प्रमाण मिलते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघ की उत्तरजीविता एवं संवर्धन मतलब बाघ को बचाने के लिए एक अलग से अभ्यारण्य स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब बुजुर्ग को क्वेश्चन आता है कि ये पूछता है क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। अब ये एक्साइटेड हो जाता है कि मैं बाघ देखूंगा या नहीं देखूंगा, ये सोचता है। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगल भैंस तथा अन्य बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है और वे विलुप्त हो जाते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ठीक है, बूचों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया और बूचों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों की प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे होते हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी या नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। रेड डेटा पुस्तक क्या है? प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डेटा पुस्तक के बारे में विषय में समझाते हैं। रेड डेटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डेटा पुस्तक
रेटेडा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा, रेटेडा पुस्तक वह पुस्तक होती है जहाँ पर जितने भी लाइक स्पीसीज जो है जो अभी संकट में है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेटेडा पुस्तक बनाए गए हैं। ठीक है, अब प्रवास क्या होता है? माधव जी के निर्देश में ब्राह्मण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। ठीक है, वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष दूसरे क्षेत्रों से कुछ निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण, मतलब बहुत अधिक सर्दी होती है, ठंड होती है, जिसके कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होते। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करके प्रवासी पक्षी करके यहाँ पे आते हैं, उनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा था। ठीक है, तो अब पहेली क्या क्वेश्चन करती है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज का एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। मतलब ये पूछ रही है कि कागज हमें किसी और तरह से प्राप्त हो सकता है क्या बिना लकड़ी के? कागज का पुनः चक्रण क्या होता है? प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि वनोन्मूलन का एक और कारण की आकर्षित करते हैं। ठीक है, और वनोन्मूलन मतलब वन की जो कटाई हो रही है उसका एक और कारण पे लाइक ध्यान दिलवाते हैं बच्चों को। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। मतलब 1 टन कागज को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? 17 वृक्षों को काटा जाता है। ठीक है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उन्होंने की उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हम एक वर्ष में अपने वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पाद का उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। ठीक है, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? ये जो पूछ रहा है। पुनर्वन रोपण जो होता है वो एक वनोन्मूलन मतलब वनों को काटने का एक सही उपाय है। वन जो कट रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। ठीक है, पुनर्रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से एक वृक्ष का रोपण करते हैं। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम
उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का रोपण हो सकता है यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाता है या यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि पेड़ जो काटे हुए जो क्षेत्र होते हैं उनको ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाता है, मतलब बिना कुछ किए हुए जो ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर से उर्वरक हो जाते हैं। ठीक है, और फिर से उसमें पेड़ ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, प्रकृति के हिसाब से जो अपने आप जो चीजें उगती हैं, पुनर्रोपण होता है, उसमें मानव मतलब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अपनी पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का संरक्षण और संरक्षण करना है। प्राकृतिक लाइक वृक्षों का परिरक्षण और संरक्षण मतलब उनको फिर से लगाना और उनको बचा के रखना, ये उनका काम होता है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने एक उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, पसंद आए और आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।